U106 हिंदी। अध्याय 1051। एक क्षण के लिए तीनों पुरुषों के चेहरे पीले पड़ गए, फिर भी उनकी लड़ने की भावना जबरदस्त रूप से बढ़ गई। जब मुंह हुआ वहां पहुंचा तो उसने ये दृश्य देखा और भावुक होने से खुद को नहीं रोक सका। कुलीन परिवारों के बेटे वास्तव में असाधारण थे। इन पारिवारिक कुलों की विरासत में मिली दमनकारी और शक्तिशाली चालें स्पष्ट रूप से दुर्जय थीं। विशेषकर चेंगमो। सामान्यतः वह उदासीन रहता था, लेकिन जब वह सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था, तो उसने भयंकर संकल्प के साथ दो कुल्हाड़ियों को चलाया। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, जिससे एक अविश्वसनीय आभा का प्रदर्शन हो रहा था। इसके अलावा सीटू जियान और यान कियानजुन, एक अग्नि से युक्त और दूसरा धातु से युक्त, आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर उसी प्रकार दुर्जय थे। ये तो बस थोड़ा बहुत अनाड़ी। ये बड़े और खुले कदम शक्तिशाली थे, लेकिन यदि अपर्याप्त अनुभव वाले लोगों द्वारा इनका अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता, तो इनके महत्वपूर्ण नुकसान भी होते। वास्तव में अग्रणी काले वस्त्रधारी किसान, यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी, बहुत चिंतित नहीं था, बल्कि उसने गहरी आवाज में आदेश दिया, ये तीनों युवा हताश हैं, उनकी ताकत का सामना मत करो, सावधान रहो। काले कपड़े पहने नेता की आंखों में निर्दयता की झलक दिखाई दी। उनकी ताकत अपनी चरम सीमा पर है, यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। उन्हें धीरे धीरे थका दो, उनकी रक्त क्यू और आध्यात्मिक शक्ति को खत्म कर दो, और वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। काले कपड़े पहने अन्य तीन लोगों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। पलक झपकते ही दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए। चेंग मो और उसके साथी जानते थे कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते और जल्द से जल्द कोई हल चाहते थे। उन्होंने एक दो को जोरदार तरीके से मार गिराने की कोशिश की और फिर हालात के हिसाब से तय किया कि लड़ना है या भागना है। काले वस्त्रधारी साधकों की ओर से उनकी प्राथमिक रणनीति चेंगमो और अन्य लोगों से सीधे भिड़े बिना उन्हें उलझाए रखना था, तथा उनका लक्ष्य उन्हें पूरी तरह से थका देना और फिर उनका सफाया कर देना था। एक क्षण के लिए कुल्हाड़ियों और तलवारों की रोशनी एक दूसरे से टकराए, आध्यात्मिक शक्ति और रक्त क्यू अव्यवस्थित रूप से आपस में गुंथ गए। दृश्य भयावह लग रहा था, लेकिन स्थिति अभी भी गतिरोध की स्थिति में थी। चेंगमो की चिंता बढ़ती जा रही थी। पहाड़ चीरने वाली कुल्हाड़ियों के साथ उनका कौशल अपूर्ण था, भयंकर तो था, लेकिन लंबे समय तक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। सीटू जियान और यान कियानजुन भी बेहतर स्थिति में नहीं थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही अपर्याप्त थी। बलपूर्वक ऐसे शक्तिशाली कदम उठाते हुए वे हर क्षण आध्यात्मिक शक्ति खोते चले गए। मुंह हुआ ने देखते हुए अपना सिर हिलाया। वास्तव में शक्तिशाली, लेकिन अभी भी बहुत युवा। किसी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने से पहले यह विचार करना चाहिए कि क्या इससे दुश्मन को मारा जा सकता है, और यदि नहीं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। उत्साह और हताशा से प्रेरित होकर इतनी आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद करना, यह न जानते हुए कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित रखना चाहिए। मुंह हुआ ने अपने दिल में धीरे से आह भरी और अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए छाया में छिप गया। एक आग का गोला हवा में फटा और अंधेरे में एक तेज और उज्ज्वल रास्ता बनाते हुए काले वस्त्र पहने एक आदमी पर जा गिरा, जो चेंगमो की बड़ी कुल्हाड़ी से बचने की कोशिश कर रहा था। तेज और सटीक दोनों तरह के फायर बॉल ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आग के गोले से घायल हुआ व्यक्ति पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि आग का गोला कहां से आया था या इसे किसने छोड़ा था। एक क्षण बाद उसका चेहरा घबराहट में बदल गया। फायरबॉल तकनीक न तो बहुत मजबूत थी और न ही बहुत कमजोर, और न ही इतनी कि इससे घातक चोट लग सके। लेकिन जैसे ही आग का गोला उस पर फटा, आध्यात्मिक शक्ति के विस्फोट ने उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक क्षण के लिए हिचकिचाने लगा। जीवन मरण की लड़ाई में एक क्षणिक हिचकिचाहट घातक हो सकती है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति का चेहरा क्षण भर में ही पीला पड़ गया। चेंग मो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया और खुद को क्रूर मुस्कान से रोक नहीं पाया। इस छोटी सी चूक का फायदा उठाकर उसने अपनी दोनों कुल्हाड़ियां उठाईं और जोरदार वार किए। काले वस्त्रधारी किसान ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था। शक्तिशाली और भारी जुड़वां कुल्हाड़ियों ने, जिनमें पहाड़ों को चीरने की क्षमता थी, उसकी छाती चीर दी। काले वस्त्र पहने चार किसानों में से एक की तुरंत मृत्यु हो गई। वहां उपस्थित सभी लोगों के भाव बदल गए। चेंग मो और उसके साथियों ने मन ही मन कहा, एक सहयोगी। हालांकि काले वस्त्र पहने अन्य किसान घबराए हुए लग रहे थे और उनके दिलों में ठंडक महसूस हो रही थी। घात। काले वस्त्र पहने लोगों के नेता ने तुरंत जोर से पुकारा, कौन सा ताओवादी दोस्त छिपा बैठा है?
बाहर आकर दिखा क्यों नहीं देते। रात गहरी थी, पहाड़ और जंगल अंधेरे थे, पेड़ों की घनी छाया के बीच से ठंडी हवा बह रही थी, मानो भूत प्रेत हो। काले वस्त्र पहने किसानों को ठंडा पसीना छूटता हुआ महसूस हुआ। चेंग मो और उसके साथियों ने अपनी आंखों में तेज चमक के साथ अवसर का फायदा उठाया और शेष काले वस्त्रधारी लोगों पर हमला कर दिया। काले वस्त्र पहने लोगों के नेता ने विस्मयकारी निगाहों से दांत पीसते हुए आदेश दिया, उन्हें कमजोर करना जारी रखो, छिपे हुए मंत्रों से सावधान रहो। लड़ाई फिर शुरू हो गई। चेंग मो और उसके साथियों में लड़ने की तीव्र इच्छाशक्ति उमड़ पड़ी। हालांकि काले वस्त्रधारी किसान संकोची और सतर्क हो गए। उन्हें डर था कि अंधेरे में एक और आग का गोला उड़ सकता है, जो संभवतः उन्हें एक महत्वपूर्ण क्षण में खत्म कर सकता है। लेकिन मो हुआ कि फायर बॉल तकनीक बहुत तेज थी, व्यावहारिक रूप से अक्षम्य थी। लगभग 10 बार गोलीबारी के बाद रात के लंबे सन्नाटे में अचानक एक और आग का गोला निकला, जो काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति की पीठ पर फटा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति दर्द से कराह उठा, उसकी गति धीमी हो गई। सीटू जियान ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी अंगुलियों को मिलाया और ली फायर स्वॉर्ड क्यूई का प्रहार किया। धधकती तलवार सीधे काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हृदय में घुस गई। एक अन्य काले वस्त्रधारी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर कुछ ही क्षण बाद अंधेरे से एक और आग का गोला निकला, जो सीधे काले वस्त्र पहने एक अन्य व्यक्ति के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। पहले की घटनाओं से आगाह होकर काले वस्त्र पहने यह व्यक्ति पूरी तरह सतर्क और रक्षात्मक था। जैसे ही मो हुआ का आग का गोला दिखाई दिया, उसने तुरंत उसे देख लिया और हताश होकर उसे चकमा देने लगा, लेकिन वह अपने चेहरे पर सीधे प्रहार से बाल बाल बच गया। आग का गोला उसके कान के पास से गुजरा, उसकी गर्मी से वह बुरी तरह झुलस गया, लेकिन सौभाग्य से उसके चेहरे पर सीधा हमला नहीं हुआ। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने अपनी छाती से भाले की नोक निकलती देखी। आग के गोले पर उसके ध्यान का फायदा उठाते हुए यान कियानजुन पहले ही उसके पीछे आ गया था और भाला उसकी छाती में घुसा दिया था। तब से स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। 3 आग के गोले, 3 जाने गईं। खेत पर केवल काले वस्त्रधारी किसानों का नेता ही बचा था। वह वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें भय और अविश्वास से भरी थीं। क्या चल रहा है? पलक झपकते ही कुछ आग के गोले उड़े और उसके 3 भाई तेजी से मारे गए। उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। स्थिति ने अचानक एक गंभीर मोड़ ले लिया था। वहां एक विशेषज्ञ है, हमें भागना होगा, वरना हम मर जाएंगे। काले वस्त्र पहने किसान ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में मुहुआ ने अपनी उंगली उठाई। एक हल्का नीला पानी का पैटर्न चमक उठा और एक जल कारागार तुरंत जम गया, जिसने आगे चल रहे काले वस्त्रधारी साधक को अपनी जगह पर फंसा लिया। ये है। काले वस्त्र पहने किसान का चेहरा पीला पड़ गया। चेंग मो ने अपनी दोनों कुल्हाड़ियां उठाई, काले वस्त्रधारी साधक को मारने के लिए तैयार। लेकिन तभी एक कर्कश आवाज आई, उसे जीवित पकड़ो। वह आवाज कुछ परिचित सी लग रही थी, लेकिन जंगल में, रात के अंधेरे जंगल में, यह एक अजीब सा माहौल था। चेंग मो ने इसे तुरंत नहीं पहचाना। फिर भी उसने सहज रूप से उस आदमी को जीवित छोड़ दिया तथा अपना वार काले वस्त्रधारी किसान की पीठ पर कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसे जीवित पकड़ लो शब्द सुनकर काले वस्त्रधारी साधक का चेहरा पूरी तरह भयभीत हो गया। ठीक उसी क्षण दूर से सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी। ये सुनहरी रोशनी विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थी, ये सीधे काले वस्त्रधारी साधक के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका उद्देश्य उसकी जान लेना नहीं था, बल्कि उसका मुखौटा फाड़कर उसका रूप प्रकट करना था। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से इस कृत्य ने उन्हें मृत्यु से भी अधिक भयभीत कर दिया। काले वस्त्र पहने साधक का चेहरा निराशा से भर गया। इससे पहले कि सुनहरी रोशनी उसका मुखौटा तोड़ पाती, उसने अपनी उंगली तोड़ दी। राक्षसी क्यूई का एक ज्वार तुरंत फैल गया, उसके शरीर को निगल गया और उसे काले, गंदले पानी के एक गड्ढे में बदल दिया। चेंग मो और अन्य लोग स्पष्ट रूप से हैरान थे और जल्दी से पीछे हट गए और एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। क्या ये एक राक्षस साधक तकनीक हो सकती है? चेंग मो ने गंभीरता से पूछा। लेकिन काले वस्त्र पहने सभी किसान मर चुके थे। दृश्य खून से सना हुआ था, जंगल में भयानक सन्नाटा था, कोई जवाब देने वाला नहीं बचा था। एक क्षण बाद चेंग मो और उसके साथियों ने राहत की लंबी सांस ली। जो भी मामला हो, कम से कम वे बच गए। यान कियानजुन ने गंभीर भाव से अपने दोनों हाथ विपरीत जंगल की ओर उठाए और कहा,
आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं, ताओवादी मित्र? क्या आप एक संक्षिप्त बातचीत के लिए आ सकते हैं? जंगल शांत रहा। सीटू जियान ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये क्यानिक्स्यू राज्य सीमा से कोई किसी संप्रदाय का वरिष्ठ भाई हो सकता है? अन्याय देखकर मदद करने वाला। यद्यपि प्रयुक्त तकनीक एक बुनियादी फायरबॉल तकनीक थी, ये सटीक और सरल थी, जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया। यह अवश्य ही कोई मंत्र विशेषज्ञ होगा। क्या मंत्रों का विशेषज्ञ केवल फायरबॉल तकनीक का उपयोग करेगा? ऐसा लगता नहीं है कि चेंग मो ने गंभीरता से कहा, आमतौर पर सच्चे विशेषज्ञ फायरबॉल तकनीक जैसे निम्न स्तरीय मंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि एक सच्चा गुरु फायरबॉल तकनीक जैसे साधारण मंत्र का उपयोग करके चमत्कार करके मामलों को सरल बना सकता है। समझ में आता है। तो वह कौन हो सकता है? चेंग मो ने एक क्षण सोचा और फिर झिझकते हुए कहा, क्या ये कोई वरिष्ठ विशेषज्ञ हो सकता है? मुझे बस जूनियर ब्रदर कहिए, सीनियर कहने की कोई जरूरत नहीं है, वह बहुत औपचारिक हो जाएगा। एक कर्कश आवाज सुनाई दी और मो हुआ ने चुपचाप तीनों के सामने खुद को प्रकट किया और मुस्कुराते हुए बोला। यान कियानजुन दंग रह गया। सीटू जियान आश्चर्यचकित रह गया। चेंग मो इतना हैरान हुआ कि उसका जबड़ा खुला रह गया। मो हुआ ने सिर हिलाया। तू चेंग मो कुछ देर तक हकलाता रहा, शब्द नहीं ढूंढ पाया। उसने खुद को संभालने के लिए काफी देर लगाए और फिर पूछा, वो फायरबॉल तकनीक, क्या वो तुम थी? और कौन? चेंग मो ने चारों ओर देखा, फिर पूछा, कोई और नहीं? नहीं, परंतु आप। चेंग मो का दिमाग एक गहरे सदमे से घूम रहा था। तारांकन, ये कैसे हो सकता है? मो हुआ। तारांकन, ये कैसे संभव हुआ? तारांकन। उसका दिल सवालों से भर गया। वह बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसका मन उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। तारांकन। मो हुआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मृत काले वस्त्रधारी साधकों का निरीक्षण करने लगा। उसने पाया कि उनके शरीर और आध्यात्मिक शक्ति को राक्षसी क्यूई ने वास्तव में क्षत विक्षत कर दिया था। अग्रणी काले वस्त्रधारी किसान पूरी तरह से काले पानी में बदल गया था। मो हुआ कुछ निराश दिख रहा था। अभी भी एक को जीवित नहीं पकड़ सके। जब इन लोगों को यह एहसास हुआ कि कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपने शरीर को नष्ट करने के लिए राक्षसी क्यूई का उपयोग करते हुए आत्महत्या करने में संकोच नहीं किया। वे सचमुच अपने प्रति निर्दयी थे। तारांकन, या शायद वे भयानक रहस्य छुपा रहे थे जिन्हें कभी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। तारांकन। मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और बोला, ये जगह सुरक्षित नहीं है। तुम सब घायल हो, चलो अभी के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहां हम छिप सकें। ठीक है। चेंग मो और उसके साथियों ने ईमानदारी से सिर हिलाया। इसलिए वे बेहोश यीली को साथ ले गए, जबकि मो हुआ हाओ जुवान को लाने चला गया। समूह जंगल में तब तक भटकता रहा जब तक उन्हें शरण लेने के लिए एक छिपी हुई गुफा नहीं मिल गई। मो हुआ ने सतर्कता, आड़ और सुरक्षा के लिए गुफा के बाहर कुछ बुनियादी संरचनाएं स्थापित की। गुफा के अंदर चेंग मो और अन्य लोगों ने अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ गोलियां लेने के बाद उनके घाव ठीक हो गए और उनकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे वापस आ गई। आखिरकार सीटू जियान अपनी जिज्ञासा नहीं रोक सका और पूछा, मो हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? मो हुआ ने सहजता से उत्तर दिया, मैं संप्रदाय में वापस जा रहा था, यहाँ से गुजर रहा था और खून के निशान देखे, इसलिए मैं उनके पीछे गया और संयोग से हाओ जुवान का पीछा करते हुए पाया। फिर मेरी किस्मत अच्छी रही, मैंने हाओ जुवान को बचा लिया और फिर तुम सबको ढूंढने के लिए उसका पीछा किया। सौभाग्य से मैं तुम लोगों को भी बचा पाया। ओह! चेंग मो ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे जैसे वह सिर हिलाता रहा, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये सभी घटनाएं महज संयोग, भाग्य और संयोग हो सकती हैं? तारांकन, कैसे तुमने हमें बचाया? चेंग मो ने पूछा। ओह, तुम्हें पता है, बस एक संरचना स्थापित करो, उन्हें उड़ा दो और बस। मो हुआ ने उत्तर दिया। उन 5 काले वस्त्रधारी लोगों का क्या हुआ जो पहले बहला फुसलाकर ले जाए गए थे? वही बात, एक संरचना स्थापित की, उन्हें उड़ा दिया, वे चले गए। चेंग मो और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक ने तेज सांस ली। सब मर गए। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर बेबसी से आह भरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूं। शारीरिक रूप से मैं कमजोर हूं और मेरी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत नहीं है। सीधा मुकाबला मेरे लिए बेहद खतरनाक है।
इन निर्दयी चेहरेविहीन काले वस्त्रधारी साधकों का सामना करते हुए मेरे पास योजना बनाने, एक संरचना स्थापित करने और उन्हें उड़ा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसने सोचा था कि वे इतने नाजुक होंगे? एक धमाका और वे गायब। इसके लिए मुझे सच में दोष नहीं दिया जा सकता। चेंग मो, सीटू जियान, यान कियानजुन। उनके स्तब्ध भाव देखकर मोहुआ को लगा कि उसे चुप रहना चाहिए। इसलिए गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा, ये तो बस मामूली बातें हैं। अब जरूरी है कि हम अपने अगले कदम तय करें। ये काले वस्त्रधारी किसान, ये मानव तस्कर हैं ना? समूह स्तब्ध रह गया, उनके चेहरे के भाव और अधिक गंभीर होते गए। क्या हमें वापस लौटकर ताओवादी न्यायालय को इसकी सूचना देनी चाहिए? सीटू जियान ने पूछा। हाँ, ताओवादी न्यायालय को रिपोर्ट करना आवश्यक है, लेकिन समय नहीं है। जब तक ताओवादी न्यायालय के अधिकारी पहुंचेंगे तब तक ये तस्कर संभवतः भाग चुके होंगे। और जहां तक उन किसानों का सवाल है जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया है और जिन्हें वे बेचने की योजना बना रहे हैं, कौन जानता है कि उनका अंत कहां होगा। अगर इन्हें साधारण साधकों को बेचा जाए तो शायद इतनी बुरी स्थिति न आए, लेकिन अगर इन्हें दुष्ट साधकों या राक्षस साधकों को बेचा जाए तो राक्षस साधकों के बारे में भयानक अफवाहें, जो कौशल, गोलियां या हथियार निखारने के लिए लोगों की हत्या करते हैं, उनके दिमाग में भर गईं। तारांकन, उनके चेहरे और अधिक गंभीर होते गए। तो क्या हमें? मोहुआ की आंखें चमक उठी जब उसने धीरे से सुझाव दिया, क्या सभी काले वस्त्रधारी लोगों को मार दिया जाए? समूह रुक गया, फिर चुपचाप मोहुआ को देखने लगा, विशेषकर चेंगमू और सीटू जियान। ऐसा लगा जैसे वे उससे पहली बार मिल रहे हों। ये जूनियर भाई, जिसे हमेशा मासूम, प्यारा, हानिरहित माना जाता था और जो केवल फॉर्मेशन ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित करता था। तारांकन, भटकाना, क्या वे सभी मारे गए हैं? ये ली ने फुसफुसाया। वह एक आध्यात्मिक साधक था और जब पहले भी हत्यारों ने उसका पीछा किया था तो उसे एक काले वस्त्रधारी साधक का सामना करना पड़ा। एक ही मुठभेड़ में वह गिर पड़ा। अब जबकि वह अभी अभी जागा था, उसका सिर अभी भी थोड़ा चक्कर खा रहा था, उसे स्थिति के बारे में कुछ अस्पष्टता थी। मोहुआ ने सिर हिलाया, उन सभी का वध कर दिया गया है। लेकिन सीटू जियान हिचकिचाया, उनकी संख्या हमसे ज्यादा थी, हम संभवतः जीत नहीं सकते थे, है ना? इससे पहले मुठभेड़ के दौरान उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि उनकी तरफ 20 से अधिक लोग थे। यद्यपि अब तक कुछ लोग मर चुके थे, फिर भी कम से कम 10 लोग बचे हुए थे और यह अज्ञात था कि उनके पास अन्य सहायता थी या नहीं। इसके अलावा इन लगभग 10 काले वस्त्रधारी व्यक्तियों में एक मध्य चरण आधार स्थापना साधक भी प्रतीत होता था। संख्या और खेती की दृष्टि से वे नुकसान में थे। एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने सावधानीपूर्वक कहा, उनका सीधे सामना करना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें कुछ तरीकों के बारे में सोचने और पूरी योजना बनाने की आवश्यकता है। योजना? चेंग मो और अन्य दो ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। उनके पास ऐसी परिस्थितियों में अधिक अनुभव नहीं था तथा वे अभी भी स्पष्ट नहीं थे कि वास्तव में किस चीज के लिए योजना की आवश्यकता है। जल्दी मत करो, मोहुआ ने शांति से कहा, सबसे जरूरी काम है कि पहले इन काले वस्त्रधारी तस्करों का पता लगाया जाए, उनकी असली ताकत का पता लगाया जाए और फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। हम उन्हें किसानों का अपहरण करने और फिर आसानी से भाग जाने की अनुमति नहीं दे सकते। ये सच है। चेंग मो और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि यान कियानजुन ने आह भरी, हम पीछा किए जाने के बाद भाग रहे थे और हमें नहीं पता कि वे काले वस्त्र पहने लोग कहाँ गए। मोहुआ ने पूछा, आपका इन काले वस्त्रधारी साधकों से सामना कहाँ हुआ? पूर्व की ओर एक घाटी में, यान कियानजुन ने उत्तर दिया। तो फिर चलो पहले देखते हैं, कोई सुराग ढूंढते हैं, मोहुआ ने कहा। यान कियानजुन थोड़ा चौंका, फिर सिर हिलाया। ठीक है। इस समय वे केवल यही कर सकते थे, अपनी चोटों को ठीक करने और अपनी रक्तक्यूई तथा अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ देर आराम करने के बाद समूह उठ खड़ा हुआ और चल पड़ा। 6 लोगों का समूह पहाड़ी रास्ते पर पूर्व की ओर चला और लगभग आधे घंटे बाद वे एक घाटी में पहुंच गए। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय प्रकट की, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। घाटी में एक भी प्राणी नहीं था। समूह ने अंदर खोज की। मिट्टी, टूटे पत्थरों और उथली घास पर पहियों के निशान और धुंधले पैरों के निशान थे, साथ ही जमीन पर रखे बक्सों के निशान भी थे। इसके अलावा वहां कोई अन्य निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का एक समूह 2 भागों में बंटने से पहले कुछ देर के लिए यहां रुका था। एक समूह ने चेंगमो और उसके साथियों का पीछा किया। दूसरा समूह अपहृत किसानों के साथ वहां से चला गया।
चेंग मो और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। वे चले गए हैं और हम नहीं जानते कि वे कहाँ गए। मो हुआ की पुतलियां गहरी थीं और कारण और प्रभाव के पैटर्न उसकी आंखों में उभर आए थे। कार्यकारण की छवि के धागे उसकी दृष्टि में अंकित हो गए थे। एक क्षण बाद मो हुआ ने बाईं ओर एक पहाड़ी रास्ते की ओर इशारा किया। वे इस ओर गए थे। बाकी लोग चौंक गए। चेंग मो ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैंने इसका अनुमान लगाया, मो हुआ ने आत्मविश्वास से घोषणा की। फिर उसने सहजता से कहा, चलो चलें। इसके साथ ही मो हुआ ने बढ़त बना ली और बाईं ओर मुड़ गए। हाओ जुवान तुरंत पीछे आ गया। चेंग मो और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे कुछ हद तक हैरान थे, लेकिन सहज रूप से वे अभी भी मो हुआ के पीछे चल रहे थे। बाईं ओर एक पहाड़ी रास्ता था। रास्ते के उस पार एक जंगल था। जंगल के उस पार एक घाटी थी और घाटी के उस पार एक नदी थी। इस पूरे मार्ग पर पहियों या किसानों के गुजरने का कोई निशान नहीं था। लेकिन मो हुआ बिना अपना सिर पीछे घुमाए आगे बढ़ता रहा। उसकी निगाहें एकाग्र थीं, उसके कदम दृढ़ थे, मानो उसने स्वयं उन काले वस्त्रधारी किसानों की गतिविधियों को देखा हो। चेंग मो को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन कोई सुराग उपलब्ध न होने तथा किसी को भी ये पता न होने के कारण कि किस दिशा में जाना है, किसी को आगे बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प था और उसे बस उसका अनुसरण करना था। 30 मिनट चलने के बाद मो हुआ की आंखें चमक उठीं और वह अचानक रुक गया। चेंग मो और बाकी लोगों की ओर मुड़कर उसने हथेलियों से नीचे झुकने का इशारा किया और फुसफुसाया, नीचे झुक जाओ। सभी लोग आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर झुक गए। कुछ कदम आगे बढ़े और चट्टानों और झाड़ियों की आड़ लेकर नीचे की ओर देखने लगे। पहाड़ी के नीचे एक खंडहर था। खंडहरों के भीतर दीवारें ढह गई थीं। वहां अव्यवस्थित अयस्क कीचड़ में सने लोहे के सांचे और भट्टियां थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक परित्यक्त रिफाइनरी की दुकान थी। रिफाइनरी की दुकान काफी बड़ी थी। अंदरूनी हिस्सा टूटी दीवारों और अवरोधों से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार सूखा और टूटा हुआ था। प्रारंभिक निरीक्षण में पूरे रिफाइनरी शॉप में किसी भी असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं दिखा, लेकिन करीब से देखने पर दरवाजे की छाया में दो काले आकार दिखाई दिए। वे काले वस्त्र पहने दो व्यक्ति पहरा दे रहे थे। चेंग मो हैरान रह गया, हमने इसे ढूंढ लिया। उसने मो हुआ की ओर देखा और कहा, तुमने वास्तव में सही अनुमान लगाया। मो हुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाग्यशाली अनुमान। चेंग मो ने अभी भी उलझन में सिर हिलाया। सीटू जियान और यांग कियानजुन ने चुपचाप चेंग मो की ओर आंखें घुमाईं। मो हुआ कहता है कि उसने अनुमान लगाया और आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं। वह बिना किसी सुराग के सब कुछ सही सही कैसे अनुमान लगा सकता था। हालांकि चूंकि मो हुआ ने दावा किया कि यह एक अनुमान था, इसलिए उन्होंने चतुराई से आगे पूछताछ नहीं की। अब हम क्या करें? सीटू जियान ने पूछा, क्या हम पहले दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं? छिपाने की तकनीक का उपयोग करके चुपके से अंदर घुसना। वे जानते थे कि मो हुआ ने छिपाव तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और उसके पास एक दुर्लभ छिपाव आध्यात्मिक उपकरण जल छिपाव जेड भी था। जरूरत नहीं। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। अंदर 16 लोग हैं। एक फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में है, बाकी सभी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं। बाकी लोग अचंभित रह गए। चेंग मो ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मो हुआ ने सहजता से उत्तर दिया, दिव्य इंद्रिय का एक स्पर्श और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चेंग मो ने हैरान होकर कहा, मैं क्यों नहीं बता सकता? मो हुआ ने बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूं, इसलिए मेरी दिव्य भावना थोड़ी अधिक मजबूत है। बोलने के बाद मो हुआ ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और पूरे परित्यक्त रिफाइनरी शॉप का एक मोटा नक्शा बनाया। उसी समय मो हुआ ने प्रत्येक काले कपड़े वाले व्यक्ति के स्थान को चिन्हित करने के लिए सरल छड़ी के आंकड़े का भी उपयोग किया। प्रवेश द्वार पर दो हैं, वे पहरा दे रहे हैं। गलियारे के पार पत्थर के स्तंभ के पीछे एक और ऊंचा स्तंभ है। सभी के चेहरों पर जटिल भाव थे। आपकी दिव्य भावना इतनी शक्तिशाली है, क्या ये वास्तव में सिर्फ थोड़ी है? मो हुआ ने आगे कहा, सबसे भीतरी भाग में एक हॉल है। हॉल के बाहर नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण में गश्त कर रहे 3 साधक हैं, उनकी आभा कुछ अधिक मजबूत है। हॉल में एक मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना साधक प्रभारी है। हॉल के कोने में बक्से और बैग हैं, जिनमें संभवतः अपहृत किसान हैं। मो हुआ ने रिफाइनरी शॉप की संरचना और काले कपड़े पहने किसानों की व्यवस्था को बहुत स्पष्टता से समझाया। चेंग मो ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसकी आंखों में लड़ने की भावना भरी हुई थी।
उसे इन काले कपड़े पहने किसानों से नफरत हो गई क्योंकि ये लोग लोगों की तस्करी करते थे और उसका पीछा करते थे। उसने तुरंत कहा, मैं आक्रमण करूंगा और उन्हें मार गिराऊंगा। मो हुआ ने उसे अवाक दृष्टि से देखा। चेंग मो हैरान रह गया, क्या हम इसे लड़ने नहीं जा रहे हैं? मो हुआ ने घृणा से कहा, अपने बड़े सिर वाले भूत से लड़ो। मो हुआ ने अपनी तर्जनी उंगली उठाए और गंभीरता से उसे उपदेश दिया, हर चीज के लिए तैयारी सफलता सुनिश्चित करती है, तैयारी न होना असफलता का कारण बनता है। हमें अपने कार्यों में रणनीतिक होना चाहिए। भले ही हमें युद्ध करना हो, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, एक तरीका अपनाना होगा, न कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ना होगा। चेंग मो ने अपना सिर खुजलाया, हम रणनीति कैसे बनाएं? मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। मो हुआ ने कागज पर एक मार्ग बनाने के लिए कलम का उपयोग किया। जितना संभव हो सके गुप्त रहें, कोई निशान न छोड़ें और किसी को भी भयभीत न करें। मुख्य द्वार पर खड़े दो काले कपड़े पहने किसानों से शुरुआत करो, उन्हें एक एक करके मार डालो। मुख्य द्वार के पीछे गलियारा है, फिर छज्जा है। प्रत्येक से क्रम से निपटें और अंत में मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना। काले कपड़े वाले नेता को नीचे ले जाने का एक तरीका खोजें। ये सबसे सुरक्षित तरीका है, ये जोखिम को कम करता है और आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित करता है। बाकी लोग चुपचाप मो हुआ को देखते रहे, उनकी प्रशंसा बढ़ती गई। क्या अब हम शुरू करें? चेंग मो फुसफुसाया। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। चेंग मो चौंका, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मो हुआ ने थाउजेंड जून स्टिक निकाली और हाओ जुवान से पूछा, क्या आप जानते हैं कि ब्लैकजैक का उपयोग कैसे किया जाता है? हाओ जुवान ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मो हुआ ने धैर्यपूर्वक कहा, तुम्हारे पास अच्छे मूवमेंट कौशल हैं, तुम्हारे पैर हल्के हैं और तुम ब्लैकजैक हमलों के लिए उपयुक्त हो। इस छड़ी पर 1000 जून संरचना अंकित है। आपको चुपचाप आगे बढ़ना होगा, संरचना को सक्रिय करना होगा और फिर उन्हें आश्चर्यचकित करना होगा। अल्पविराम। उसे पढ़ाने के बाद मो हुआ ने हाओ जुवान से पूछा, क्या तुम्हें वह सब समझ में आ गया? हाओ जुवान ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। मो हुआ ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, पहली बार हमेशा मुश्किल होता है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। हाओ जुवान कुछ हद तक चकित था। मो हुआ ने फिर सीटू जियान को संबोधित किया, सीटू, अपनी तलवार पर थोड़ा जहर लगा लो। सीटू जियान उलझन में दिखे, मेरे पास कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कुछ लाया हूं। मो हुआ ने अपने स्टोरेज बैग से कुछ छोटी बोतलें निकाली, कुछ अफसोस के साथ। जहर मिलना मुश्किल है, खासकर तेज जहर। ताओवादी न्यायालय उन्हें नियंत्रित करता है और संप्रदाय उन्हें शुद्ध करने की अनुमति नहीं देते। हमें सरल, लकवाग्रस्त जहरों से काम चलाना होगा। मो हुआ ने फिर यांग कियानजुन से कहा, भाई यांग, आपको भी अपने भाले पर जहर लगा लेना चाहिए। यांग कियानजुन ने मिश्रित भावनाओं के साथ सिर हिलाया। ये ली, क्या तुम डूबते हुए गला बंद करने की कला जानते हो? जब तुम किसी को मारते हो तो पीड़ित को जोर से चीखने से रोकने के लिए गला बंद करने के लिए जल आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करो। और चेंग मो, इस जड़ को ले लो और इसे काट लो, इस तरह जब तुम किसी को काटोगे तो चिल्लाओगे नहीं। बस माथे पर निशाना लगाओ, कुल्हाड़ी से एक वार करो और बस। अल्पविराम। अंततः चेंग मो खुद को और नहीं रोक सका, उसकी पलकें झपक रही थी, वह धीरे से बुदबुदाया, मो हुआ, क्या तुम पहले कभी डाकू रहे हो? नियमित रूप से लूट और हत्या करते हो? मो हुआ ने उसे घूरते हुए गंभीरता से कहा, बकवास मत करो, मैं ताइक्सू गेट का एक अच्छा शिष्य हूं, एक कानून का पालन करने वाला अच्छा साधक। सीटू जियान और अन्य लोग स्पष्ट रूप से संशय में थे। मो हुआ नहीं चाहते थे कि वे इस पर अधिक ध्यान दें, इसलिए उन्होंने कहा, चलो चलें। चेंग मो और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। इन काले कपड़े पहने लोगों से निपटना और अपहृत किसानों को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यदि साधन गंदे थे तो ऐसा ही हो, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये सब इसलिए था क्योंकि जूनियर भाई ने उन्हें गुमराह कर दिया था। अल्पविराम। परित्यक्त रिफाइनरी शॉप के सामने दो द्वारपाल काले कपड़े पहने व्यक्ति अभी भी छाया में छिपे हुए थे। यदि कोई सावधानी नहीं बरतता तो जल्दबाजी में संपर्क करने पर उसे पकड़ लिया जाता और इससे मानव तस्कर सतर्क हो जाते। मो हुआ के समूह के 6 लोग चुपके से पास आए। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब दो काले कपड़े पहने व्यक्तियों ने अपनी पीठ मोड़ ली थी, हाओ जुवान ने पहले अपना कदम उठाया। जल छिपाने वाला जैड पहने हुए और वायु प्रणाली चालन कौशल का उपयोग करते हुए
वह चुपचाप पीछे से उनमें से एक के पास पहुंचा। फिर 1000 जून स्टिक को उठाकर उसने काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति के सिर के पीछे जोरदार प्रहार किया। काले कपड़े पहने व्यक्ति अचानक झटके से लड़खड़ा गया, उसे तारे दिखाई देने लगे, उसके पैर लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, सितु जियान ने जहरीली ली अग्नि तलवार को आगे बढ़ाया और उसके हृदय मेरिडियन को भेद दिया। जहर ने उसकी तंत्रिका रेखाओं को पनगु बना दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए हिल नहीं सका। दूसरे काले कपड़े पहने व्यक्ति ने शोरगुल को भांप लिया और जैसे ही महुआ ने उसे जल कारावास तकनीक से बंद किया, वो पीछे मुड़ गया। यान कियानजुन का लंबे समय से तैयार किया गया प्रहार हवा में उछलकर उसकी छाती में जा लगा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने चीखने की कोशिश में अपना मुंह खोला, लेकिन यीली ने महुआ के पहले के निर्देशों का तुरंत पालन किया और काले कपड़े पहने व्यक्ति के गले को बंद करने के लिए जल आध्यात्मिक शक्ति के साथ डूबने वाले गले को सील करने के कौशल का उपयोग किया, जिससे उसकी चीखें शांत हो गईं। यद्यपि ये तकनीक अस्पष्ट थी, ये परिवार से था, जो एक ऐसा परिवार था जिसकी पृष्ठभूमि जादू कला में थी, और भले ही वह इसमें निपुण नहीं था, फिर भी वह इसका उपयोग कर सकता था। इसके बाद बाकी सभी ने अपनी अपनी अंतिम चालें अपनाई, या तो ब्लेडों से या फिर मंत्रों से। 2 काले कपड़े पहने द्वारपालों को आसानी से और चुपचाप नीचे ले जाया गया था। प्रक्रिया काफी आसान थी। चेंग मो और अन्य लोग कुछ हद तक स्तब्ध थे। महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, जारी रखें। अगले व्यक्ति के पास गलियारे में काले कपड़े पहने एक बड़ा आदमी था। यह विशालकाय व्यक्ति भारी शरीर वाला और रक्त क्यूई से भरा हुआ था, स्पष्टतः एक शारीरिक शोधन साधक था। महुआ ने जल छुपाने वाला जैद चेंग मो को सौंप दिया। चेंग मो को महुआ के निर्देश याद आ गए। उसने एक पेड़ की शाखा को अपने मुंह में दबा लिया। यह अजीब था, लेकिन फिर भी वह चुपके से उस बड़े आदमी की ओर चल पड़ा। हालांकि चेंग मो की दिव्य भावना मजबूत नहीं थी और उसे छिपने का अनुभव भी नहीं था, बड़े आदमी से 4 कदम की दूरी पर ही उसे पहचान लिया गया। काले कपड़े पहने बड़े आदमी ने गुस्से से घूरा। कौन? महुआ ने तुरंत कहा, यीली। यीली ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए डूबकर गला बंद करने की कला का प्रयोग करके उस बड़े आदमी का गला बंद कर दिया तथा उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही बंद कर दिए। उसी समय महुआ ने जल कारावास तकनीक से बड़े आदमी के शरीर को तुरंत स्थिर कर दिया। चेंग मो ने भी तुरंत अपनी चाल चली। उसकी रक्त क्यूई उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने अपनी जुड़वां कुल्हाड़ियों को ऊपर उठाया जिन पर पर्वत विभाजन बल की एक परत जमी हुई थी। आदतन चेंग मो जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन चूंकि वह एक पेड़ की शाखा को काट रहा था, इसलिए वह आवाज नहीं निकाल सका। लगाम लगे एक उत्साही घोड़े की तरह महसूस करते हुए हताशा से भरे चेंग मो ने अपनी सारी ताकत अपनी कुल्हाड़ियों में डाल दी और बलपूर्वक उसे काट डाला। कुल्हाड़ियां नीचे गिरी और अपने साथ पहाड़ चीरने जैसी ताकत लेकर आई। काले कपड़े पहने उस विशालकाय आदमी की पीठ पर गहरी चोट करते हुए 2 गहरे खूनी निशान बना दिए और उसकी पसलियां भी उजागर कर दी। इसके बाद सितु जियान ने तलवार नियंत्रण का उपयोग किया। यान कियानजुन ने भाले से हमला किया। साथ मिलकर उन्होंने काले रंग के शरीर शोधन साधक को पूरी तरह से वश में कर लिया। महुआ ने मन की शांति सुनिश्चित करने के लिए चुपके से एक फायरबॉल तकनीक जोड़ दी। 16 काले कपड़े पहने तस्करों की संख्या अब 3 कम हो गई थी। उस समय हाओ जुवान को कुछ सूझा और उसने महुआ से पूछा, क्या हमें उनकी पहचान की जांच के लिए उन्हें जीवित रखना चाहिए? महुआ ने एक पल सोचा और अपना सिर थोड़ा हिलाया, कोई जरूरत नहीं। अब चूंकि दुश्मन की संख्या हमसे अधिक है, इसलिए हमारी गतिविधियां निर्दयी होनी चाहिए। हम कैदियों को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। जब हमें पूर्ण लाभ हो जाएगा तब हम कैदियों को रखने पर विचार कर सकते हैं। सितु जियान और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद समूह ने इस रणनीति को दोहराया, परित्यक्त रिफाइनरी शॉप के इलाके को कवर के रूप में इस्तेमाल किया और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए काले कपड़े पहने कल्टीवेटर्स को एक एक करके नीचे गिराया। इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास होता, 16 काले वस्त्रधारी साधकों में से केवल 4 ही बचे। ये चारों अंतिम हॉल के पास थे। हॉल के बाहर फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में 3 थे और हॉल के अंदर एक फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण में था। अन्य अपहृत कल्टीवेटर भी हॉल के अंदर थे। महुआ शुरू में एक फॉर्मेशन स्थापित करना चाहता था और एक साथ चारों को भेजना चाहता था, लेकिन अंदर अपहृत बंधकों के साथ ऐसी कठोरता व्यवहार्य नहीं थी। कुछ देर आराम करने, कुछ गोलियां लेने और आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने अंतिम कठिन लड़ाई शुरू की।
काले कपड़े पहने 4 लोगों को मार डालो और अपहृत किसानों को बचाओ। 6 बनाम 4, उनकी टीम संख्यात्मक रूप से बढ़त पर थी। लेकिन दूसरी तरफ फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज पर एक था, और यह फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज व्यक्ति एक अज्ञात कारक था। ये स्पष्ट नहीं था कि उसके पास कौन सी तकनीकें थीं। यहां तक कि जब शेर खरगोश का शिकार करता है तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मूव हुआ का मूल इरादा सुरक्षित खेलने का था, पहले बाहर के 3 को खत्म करना, फिर सभी 6 अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज के नेता को संभालना। लेकिन अंदर बंधक थे। यदि लड़ाई छिड़ गई और ये काले कपड़े पहने किसान हताश हो गए और टिकट फाड़ना शुरू कर दिया तो ये बुरा होगा। मैं चुपके से अंदर जाकर देखूंगा, मूव हुआ फुसफुसाया। उसने चुपके से अंदर घुसने और मिनी उल्कापिंड कौशल के साथ फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज के नेता को खत्म करने की योजना बनाई। ये स्थिति को पूरी तरह से हल करने के लिए एक सरल और कुशल योजना थी। इस बीच अन्य 5 को भी उनकी भूमिकाएं सौंपी गईं ताकि वे फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में अन्य 3 से निपट सकें। पहले 2 को मार डालो, फिर अंतिम पर ध्यान केंद्रित करो। इस तरह भले ही वे अंदर के नेता को मारने में असफल रहे हों, वे बाहर के क्षेत्र को साफ कर देंगे। सीटू जियान ने अपनी चिंता व्यक्त की, मूव हुआ, क्या आपके लिए अकेले अंदर जाना बहुत खतरनाक नहीं है? कोई चिंता नहीं, मूव हुआ ने लापरवाही से कहा, मेरी छिपाने की तकनीक अच्छी है, बस देखने के लिए अंदर जा रहा हूं। फिर एक पल सोचने के बाद मूव हुआ ने निर्देश दिया, मेरे अंदर जाने के बाद अगर अंदर कोई हलचल नहीं होती है तो अभी कुछ मत करना, लेकिन थोड़ी सी भी गतिविधि का संकेत मिलते ही आपको तुरंत हमला करना होगा और बाहर मौजूद 3 को मार गिराना होगा। ठीक है, चेंग मो और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। योजना पर सहमत होने के बाद मूव हुआ धीरे धीरे सभी के सामने अदृश्य हो गया और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। चाहे वह शरीर था, आध्यात्मिक शक्ति थी या दिव्य विचार आभा थी, सब गायब हो गए। हर कोई हैरान था, सचमुच कोई निशान नहीं है। ये किस प्रकार की छिपाने की तकनीक है? चेंग मो और अन्य लोग अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। दूसरी ओर मूव हुआ ने छिपकर हॉल के बाहर गश्त कर रहे 3 काले कपड़े पहने लोगों को चकमा दिया और चुपके से हॉल में प्रवेश कर गया। अंदर का हॉल हवादार और जीर्ण शीर्ण था। कोने में वास्तव में कई बैग और बक्से थे जिनमें अपहृत किसान छिपे हुए थे, और काले कपड़े पहने नेता हॉल के केंद्र में था। मूव हुआ ने आंखें सिकुड़ी और भौहें चढ़ाईं। ये काले कपड़े पहने नेता बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह भक्ति भाव से पूजा कर रहा हो और कुछ बुदबुदा रहा हो, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे और वह स्पष्ट समझ से परे बातें कर रहा था। कोई बात नहीं, चलो पहले उसे भेज देते हैं। मूव हुआ धीरे से आगे बढ़ा और काले कपड़े पहने नेता के पीछे धीरे धीरे पहुंचा। तभी अचानक नेता पर रक्त रंग का एक प्रेत प्रकट हुआ। यह प्रेत वास्तविकता और भ्रम के बीच था, रक्त रंग का, लंबी गर्दन और सिर पर सींग वाला तथा भयंकर रूप वाला। यह एक दुष्ट विचार दानव राक्षस की तरह लग रहा था। प्रेत के प्रकट होने के बाद उसने अपना सिर घुमाया, उसकी रक्त लाल आंखें महुआ को घूर रही थीं, जो छिपा हुआ था। महुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसी समय घुटने टेककर पूजा करते हुए काले कपड़े पहने नेता हिंसक रूप से कांप उठा और अचानक घूम गया, शून्य में महुआ की दिशा में देखते हुए, और उग्रता से चिल्लाया, कौन भेजा गया? महुआ की अभिव्यक्ति हिल गई और वह तुरंत पानी की रोशनी की एक लकीर में बदल गया, जल्दी से पीछे हट गया। इसके साथ ही काले कपड़े पहने नेता की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी आत्मा तलवार खींची और पानी की छाया से ढके महुआ की ओर तलवार की रोशनी फेंकी। महुआ ने अपनी भागने की तकनीक तेज कर दी और एक कदम और पीछे हट गया। तलवार की रोशनी एक कदम धीमी थी, महुआ के सामने वार कर रही थी और जमीन पर पड़े ईंटों और पत्थरों को चकनाचूर कर रही थी। हॉल के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव ने चेंगमू और बाहर मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें महुआ का निर्देश याद आया, जैसे ही कोई हलचल दिखे तुरंत कार्रवाई करें। हाओ जुवान ने पवन प्रणाली आंदोलन कौशल का उपयोग किया, हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए, और तुरंत फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में एक काले कपड़े पहने आदमी के पीछे पहुंच गया, अजारजून छड़ी को उठाया और इसे जमकर तोड़ दिया। अचानक काले कपड़े पहने उस व्यक्ति के सिर पर जोरदार चोट लगी, खून बहने लगा, उसे चक्कर आने लगा और सूजन आ गई। चेंगमो अपने मुंह में एक टहनी लिए हमेशा की तरह चुप, एक भयंकर बाघ की तरह झपटा, 2 बड़ी कुल्हाड़ियां उठाईं और सीधे काले कपड़े पहने आदमी के माथे पर वार किया।
काले कपड़े पहने इस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो गई। पास में ही खड़े काले कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति ने शोरगुल को भांप लिया और मदद करना चाहा, लेकिन घात लगाकर बैठे यान कियानजुन ने एक अजगर की तरह भाले से उसके कंधे पर वार कर दिया। सीटू जियान ने ली अग्नि तलवार को नियंत्रित किया और उसके निचले पेट में छेद कर दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर अपना हमला जारी रखा। काले कपड़े पहने आदमी अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन 3 बार की मुठभेड़ के बाद उसे यान कियानजुन और सीटू जियान ने मिलकर मार डाला। अब हॉल के बाहर केवल एक आखिरी काले कपड़े वाला आदमी बचा था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेड बस एक क्लिक दूर है। वह दूर था, और जब उसने आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया और दौड़कर वहां पहुंचा, तो अन्य 2 काले कपड़े पहने साथी पहले ही मर चुके थे। काले कपड़े पहने इस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह भागने के लिए मुड़ा। यीली ने एक क्षण के लिए अपनी ऊर्जा एकत्रित की और पृथ्वी कारागार कौशल बनाने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे वह फंस गया। चेंग मो और अन्य 3 तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़े और एक साथ कुल्हाड़ियों, तलवारों, भालों और लाठियों से हमला कर दिया, और उन्होंने काले कपड़े पहने आखिरी आदमी को मार गिराया। जब मो हुआ हॉल से बाहर निकली तो बाहर का हिस्सा पूरी तरह से साफ हो चुका था। काले कपड़े पहने मानव तस्करों के इस समूह का मध्य स्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग नेता को छोड़कर पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। इसके साथ ही काले कपड़े पहने नेता भी बाहर आ गए। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने अपने आखिरी काले कपड़े पहने भाई को चेंगमो और अन्य लोगों की घेराबंदी में मरते हुए देखा। सिर घुमाकर उसने देखा कि विभिन्न स्थानों पर शव बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे, जो अच्छी तरह छिपे हुए थे और आसानी से नजर नहीं आ रहे थे। उनकी दिव्य संवेदना ने उन पर विजय प्राप्त कर ली, और विशाल परित्यक्त आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की दुकान में मानो सांस ही नहीं आ रही थी। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। काले कपड़े पहने नेता स्पष्ट रूप से स्तब्ध और अविश्वास से भरे हुए थे। उसके कितने ही आदमी, उसके कितने ही भाई बिना किसी की जानकारी के ही मर गए। क्या वे सब भी मर गए? उसके सीने में गुस्से का एक उभार उठा और उसने चेंगमो और बाकियों को घूरते हुए जोर से चिल्लाया, तुम बेवकूफों के झुंड, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में इन कुछ संप्रदाय अनुयायियों ने उनके 10 से अधिक भाइयों को खत्म करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसी क्षण उसे उस अदृश्य साधक की याद आई जिसने पहले हॉल के अंदर उस पर जासूसी की थी। छुपाने की तकनीक। काले कपड़े पहने नेता ने भौहें चढ़ाईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उस छिपे हुए किसान का कोई निशान नहीं दिखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति उजागर होने के बाद भागने के लिए जल प्रणाली शरीर कौशल का प्रयोग किया था और फिर अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए प्रच्छन्नता तकनीक का प्रयोग किया था। काले कपड़े पहने नेता की आंखें गहरी हो गईं। पहले की अपनी संक्षिप्त निगाह में उसने केवल पानी की रोशनी का एक छींटा देखा था और छिपे हुए व्यक्ति का असली रूप नहीं देखा था। लेकिन जो व्यक्ति छिपाव तकनीक सीख सकता है और कुशलतापूर्वक उसका उपयोग कर सकता है, उसे एक चालाक और अनुभवी साधक होना चाहिए। 100 साल नहीं, कम से कम 200 साल पुराना एक चालाक साधक जो केवल हिमशैल का सिरा दिखा रहा था, और 5 युवा जानवर जो संप्रदाय में प्रवेश कर गए थे, ने मेरे 10 से अधिक भाइयों को मार डाला। काले कपड़े पहने नेता ने एक मानक जारी आत्मा तलवार निकाली। उसकी आभा उसके चारों ओर बढ़ रही थी, उसकी आवाज बर्फीली थी। मैं चाहता हूं कि तुम सब भी उनके साथ दफन हो जाओ। काले वस्त्रधारी नेता मध्य चरण फाउंडेशन बिल्डिंग साधना के साथ एक गहन और प्रभावशाली आभा से युक्त थे। चेंग मो और उसके 4 साथियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन स्वर्ग की प्रतिभाओं पर गर्व करने के कारण वे हार मानने को तैयार नहीं थे। चेंग मो ने वह टहनी थूक दी जिसे मोहुआ ने उसे मुंह में रखने का निर्देश दिया था और चिल्लाया, तुम जानवर, मर जाओ। और फिर वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए आगे बढ़ा। बाकी 4 ने एक साथ हमला किया। यान कियानजुन ने अपने भाले का जोरदार इस्तेमाल किया और चेंग मो पर सीधा हमला किया। सीटू जियान ने ली अग्नि तलवार से समर्थन किया। गंजेपन के शिकार पुरुष ये हेयर ग्रोथ ट्रिक क्यों पसंद कर रहे हैं? अल्फा हेयर ऑयल। ये ली और हाओ जुवान ने बाहर से समन्वय किया। 5 ने उसे घेर लिया तथा एक दूसरे के साथ यथोचित सहयोग करते हुए निकट युद्ध, दूर से हमला, शरीर साधना और आध्यात्मिक साधना में संलग्न थे। कुल्हाड़ियां, तलवारें और लंबे भाले एक दूसरे पर लटके हुए थे। चारों ओर मंत्र उड़ गए। एक क्षण के लिए काले कपड़े पहने नेता वास्तव में दबा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी रही, लेकिन वह अंदर से स्तब्ध था। इन बच्चों में कुछ कौशल है और वे काफी निर्दयी हैं। उन्हें मारना कष्टदायक हो सकता है,
इसके अलावा वहां एक चालाक अनुभवी अदृश्य साधक भी देख रहा है, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। काले कपड़े पहने नेता ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने तलवार से चिंगमो की विशाल कुल्हाड़ी को रोक दिया, हथेली से यान कियानजुन को पीछे धकेल दिया और हॉल में चलने के लिए मुड़ गया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा छिपा था। सीटू जियान को तुरंत एहसास हुआ और वह चिल्लाया। वह उन साधकों को मारने जा रहा है जिन्हें चुप कराने के लिए अपहरण किया गया था। चेंग मो और अन्य लोगों ने भी अपने हाव भाव में भारी परिवर्तन किया और काले कपड़े पहने नेता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे एक कदम भी धीमे थे। काले कपड़े पहने नेता ने सभी पर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए उपहास किया। उनकी साधना उच्च थी और उनकी गति तकनीक तीव्र थी, जिससे वे हॉल में पहले कदम रख सकते थे। लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, फर्श जगमगा उठा, संरचना पैटर्न सक्रिय हो गए और लाल आग ने एक जटिल संरचना आरेख की रूपरेखा तैयार कर दी। काले कपड़े पहने नेता की आंखें अचानक चिंता से चौड़ी हो गईं। गठन संरचना के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ चमकदार लाल प्रकाश को देखकर ठीक समय पर काले कपड़े पहने नेता ने जल्दी से अपना पैर वापस खींच लिया, एक सुरक्षात्मक रूल को सक्रिय किया और संरचना की ओर अपनी पीठ कर ली। तभी आग भड़क उठी और तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। तीव्र अग्नि आध्यात्मिक शक्ति का एक उछाल एक पल में फट गया। उतार चढ़ाव ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। काले कपड़े पहने नेता को कई मीटर पीछे फेंक दिया गया। वह जमीन पर आधा घुटने टेककर गिर पड़ा, जिससे फर्श पर खून की लकीरें फैल गईं। उसकी रक्षा करने वाले रून नष्ट हो गए। उसकी मध्याह्न रेखाएं अग्नि आध्यात्मिक शक्ति से झुलस गईं, जिससे बड़े बड़े घाव हो गए। चेंग मो और अन्य लोग बहुत चिंतित थे। काले वस्त्र पहने नेता ने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। वहां गठन कैसे हो सकता है? वह अभी कुछ देर पहले ही हॉल के प्रवेश द्वार से गुजरा था। इतने कम समय में इतनी शक्तिशाली संरचना कौन स्थापित कर सकता था, और उसे पता भी नहीं चला। और उन्हें कैसे पता था कि वह गवाहों को खत्म करने के लिए जरूर वापस आएगा? ये था वह छिपा हुआ साधक। नेता के हृदय में अचानक दबाव बढ़ गया और उसका रंग कुछ पीला पड़ गया। चेंग मो और अन्य चार फॉर्मेशन के विस्फोट को देखकर कुछ हद तक चकित हो गए, लेकिन जल्द ही उनका उत्साह बढ़ गया जब उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने नेता को इससे घायल होते देखा। बिना एक शब्द कहे चेंग मो दो कुल्हाड़ियां लेकर काले रंग के नेता की ओर बढ़ गया। यान कियानजुन और सीटू जियान उनके ठीक पीछे थे। काले वस्त्र पहने नेता ने मन ही मन गालियां देते हुए कहा, अरे मैं लापरवाह था, सीधे उनके जाल में फंस गया। उसने अपनी लंबी तलवार से चेंग मो की विशाल कुल्हाड़ी पर वार किया, हॉल की ओर देखा और देखा कि फॉर्मेशन के विस्फोट के कारण प्रवेश द्वार गिरे हुए पत्थरों से अवरुद्ध हो गया था, जिससे कुछ समय के लिए प्रवेश करना असंभव हो गया था, जिससे वह चिढ़ गया। अब गवाहों को खत्म नहीं किया जा सकता। चूंकि मामला ऐसा है। ठंडी हंसी के साथ काले कपड़े पहने नेता ने घोषणा की, तो फिर मुझे तुम सबको मार डालना होगा। बोलते समय उसकी आंखें अचानक धुंधली और काली हो गईं। एक गंदी काली राक्षसी क्यूई कहीं से प्रकट हुई, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और फिर उसके हाथ में मौजूद मानक आत्मा तलवार से चिपक गई। काले वस्त्र पहने नेता का संपूर्ण आचरण भयानक और भयावह हो गया तथा वह राक्षसी क्यूई से भारी हो गया। क्या उसमें दुष्टात्मा समा गई है? चेंग मो और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। मो हुआ, जो गुप्त रूप से छिपकर योजना बना रहा था, भी थोड़ा सा उदास हो गया। उसे यह बहुत अजीब लगा। सत्य सत्य है, राक्षस राक्षस है। आध्यात्मिक शक्ति और राक्षसी क्यूई का सार मौलिक रूप से भिन्न है। काले वस्त्र पहने अन्य लोगों ने या तो केवल बुरी गोलियां ली थी या फिर मृत्यु के बाद उनका शरीर राक्षसी आभा से दूषित हो गया था, जिससे उन्हें राक्षसी उपस्थिति का संकेत मिला। लेकिन काले कपड़े पहने ये नेता अलग था। जब उसने पहली बार आक्रमण किया तो उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति शुद्ध थी तथा उसमें दानव मार्ग का लेशमात्र भी निशान नहीं था। लेकिन अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति अचानक राक्षसी कैसे हो सकती है? कुछ भयानक है। और पहले उस पर जो रक्त लाल दानव राक्षस छाया थी, वह क्या थी? क्या यह मेरी छिपाने की तकनीक को देख सकता है? मो हुआ की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं। इस बीच राक्षस बन जाने के बाद काले कपड़े पहने नेता ने चेंग मो और अन्य लोगों के साथ जमकर लड़ाई शुरू कर दी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दूषित होकर और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। आत्मा तलवार के चारों ओर घूमती राक्षसी क्यूई विषैले जहर की तरह थी, जिसमें एक काली भ्रष्ट शक्ति थी। चेंग मो और उसके समूह पर दबाव अचानक बढ़ गया।
प्रत्यक्ष टकराव अत्यधिक कठिन हो गया। राक्षसी क्यूई से जुड़ी आत्मा तलवार के साथ प्रत्येक टकराव से चेंगमो और यान कियानजुन के रक्त क्यूई में हिंसक रूप से मंथन होने लगा। एक बार नेता की तलवार क्यूई से घायल होने पर राक्षसी क्यूई उनके शरीर में प्रवेश कर जाती, धीरे धीरे उनकी शिरोबिंदुओं को नष्ट कर देती और उनकी रक्त क्यूई को दूषित कर देती। इस प्रकार उन्हें लड़ाई के दौरान अत्यंत सतर्क रहना पड़ा। सौभाग्य से नेता पहले ही मोहुआ के गठन से घायल हो गया था, जिससे वह कमजोर हो गया था, अन्यथा स्थिति बहुत अधिक भयावह हो सकती थी। मोहुआ ने बहुत देर तक चुपचाप देखा, चुपचाप अपना सिर हिलाया और आह भरी। अब लड़ना मुश्किल है। अराजक युद्ध के बीच जहां मित्र और शत्रु एक दूसरे से मिले हुए थे, एक और संरचना स्थापित करना आसान नहीं था। अन्यथा ये गलती से उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचा सकता था, जिससे चेंगमो और सीटू जियान भी विस्फोट में फंस सकते थे। इसके अलावा काले रंग का नेता, जो पहले ही एक फॉर्मेशन द्वारा धोखा खा चुका था और घायल हो चुका था, सतर्क हो गया था। उसे फिर से फंसाने के लिए एक और फॉर्मेशन का उपयोग करना आसान नहीं होगा। मोहुआ ने चुपचाप सोचा। 5 तत्व स्रोत गठन। पुणे, महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय। इंसुलक्स डायबिटिक। चेंगमो और यान कियानजुन ने शारीरिक साधना का अभ्यास किया, नेता के साथ मुक्का मारते हुए। उनकी गतिविधियां तरल थीं और कभी स्थिर नहीं थीं। हाओ जुबान पर भरोसा करना व्यर्थ है, वह बच निकलने में भाग्यशाली होगा। ये ली और सीटू जियान को आजमाया जा सकता है, लेकिन चेंगमो नेता को व्यस्त रखने में सक्षम नहीं हो सकते। यदि ये ली और सीटू जियान पर 5 तत्वों से प्रेरित होकर और ऊर्जा एकत्रित करते समय नेता द्वारा अचानक हमला किया जाता है, तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, यदि मारे नहीं जाएंगे। जहां तक मंत्रों के प्रयोग की बात है, जल कारावास तकनीक से कुछ क्षण के लिए ही रोका जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ हल नहीं होगा। चेंगमो और अन्य लोग अपनी साधना में सीमित थे और लड़ाई का त्वरित समाधान नहीं ला सके। उल्का अग्नि निषिद्ध कला का उपयोग करने के लिए निकटता की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में वहां पहुंचना बहुत खतरनाक था। मोहुआ ये जोखिम लेने में झिझक रहा था। इसके अलावा मामला और भी जटिल हो गया, क्योंकि मोहुआ इसे और लंबा नहीं खींच सकता था। यद्यपि चेंगमो और अन्य लोग प्रतिभाशाली थे और उन्हें अच्छी विरासत मिली थी, लेकिन वे केवल नौसिखिए थे, उनमें अनुभव की कमी थी और वे फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में ही थे। यदि नेता कोई अंतिम उपाय अपनाता है और अचानक हमला करता है, तो चेंगमो और उसका समूह प्राणघातक खतरे में पड़ सकता है। यहां तक कि उन्हें कमजोर करना भी खतरनाक राक्षसी क्यूई के तहत जोखिम भरा था। चेंगमो और उसके दोस्त लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। इसी तरह आगे बढ़ते रहने पर गलती होना अवश्यंभावी था। एक बार गलती हो जाने पर वे या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते या मारे जाते। मोहुआ ने आह भरते हुए अपने आप से कहा, जादू और युद्ध की लड़ाइयों में किसी को भी प्रभावी ढंग से घुलने मिलने के लिए आदर्श रूप से एक अग्रिम पंक्ति की आवश्यकता होती है। पिछले मिशनों में वरिष्ठ भाई फैंग और शांगगुआन वरिष्ठ भाई हमेशा सबसे आगे रहते थे और दबाव का सबसे अधिक सामना करते थे, और वरिष्ठ बहन मुरोग और कियान वरिष्ठ बहन ने अपनी मजबूत साधना और आक्रामक तकनीकों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बराबरी की लड़ाई में नियंत्रण मंत्र की थोड़ी सी भी बढ़त से स्थिति बदल सकती है और जीत सुनिश्चित हो सकती है। अग्नि बुद्ध के साथ संपर्क के दौरान भी यही बात सत्य थी। अंकल गु, एक स्वर्ण कोर कल्टीवेटर के साथ, जो अग्नि बुद्ध की उल्का अग्नि निषिद्ध कला की शक्ति का पूरा प्रहार झेल रहा है, वह केवल संरचना के माध्यम से गुप्त रूप से कार्य कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि सारा आउटपुट उनके वरिष्ठ भाइयों और बहनों तथा अंकल गु द्वारा किया गया था। वह या तो लोगों को नियंत्रित करता था या उन्हें धोखा देता था, और केवल अंतिम क्षण में जब वह कुछ नहीं कर सकता था, वह सिर का दावा करने के लिए झपट्टा मारता था। लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। चेंगमो और अन्य लोग अब और नहीं रुक सके। वे युवा थे, उनकी साधना कम थी और अनुभव भी कम था। वे इस जीवन मरण के संघर्ष का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इस तरह से जारी रखना कोई समाधान नहीं है। क्या हमें पहले पीछे हटना चाहिए और फिर दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए, या फिर हमें इस काले कपड़े वाले नेता को भगा देना चाहिए और पहले अपहृत किसानों को बचाना चाहिए? मोहुआ गहरी सोच में डूब गया। अचानक वह चौंका और चारों ओर देखने लगा। क्या कोई है? मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय मुक्त कर दी और उसकी आंखें चमक उठी। ताओवादी दरबार के लोग। इसके अलावा कई आभाएं बहुत परिचित थीं जो गु परिवार से प्रतीत होती थीं। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक।
वे हमारे अपने लोग हैं। मोहुआ खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि जो संदेश उसने पहले भेजा था वह अंकल गू तक पहुंच गया था और उन्होंने लोगों को भेज दिया था। ताओवादी न्यायालय की सहायता से ये काले वस्त्रधारी नेता, भले ही वह राक्षसीकरण से गुजरा हो, संभवतः बिना किसी बचाव के फंस गया था। कुछ सांसों के बाद काले कपड़े पहने नेता का चेहरा बदल गया। उसे ये भी आभास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है, और ये लोग स्पष्ट रूप से उनके संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। उनकी आभा पुरातन और कठोर थी, जो ताओवादी दरबार के बास कुत्तों की गंध फैलाती थी। सुदृढ़ीकरण मौजूद है। काले कपड़े पहने नेता की निगाहें गहरी हो गईं और उनके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पशुधन की खरीद बिक्री का जो नियमित लेन देन होना चाहिए था, वह इतनी आसानी से बार बार बाधित हो जाएगा। सबसे पहले ये गलती से उजागर हो गया और मारने और चुप कराने के लिए भेजे गए लोग वापस नहीं लौटे। अब उसके अपने भाइयों का समूह पलक झपकते ही मर गया था। धिक्कार है, ये बेकार कचरे का ढेर है, काले कपड़े पहने नेता ने शाप दिया। लेकिन क्रोध का कोई फायदा नहीं था। अब इन कुछ युवकों और ताओवादी दरबार के गुंडों का सामना करते हुए उसके पास भागने का कोई समय नहीं था। एक बार घिर जाने पर भले ही वह सील तोड़ दे और दानव पथ में प्रवेश कर जाए, अपनी शक्ति को निखारे, इतने सारे साधकों से युद्ध करने पर संभवतः उसे भाग्य की अपेक्षा अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा, जिससे बच निकलना असंभव हो जाएगा। जो हिचकिचाता है वो खोता है। उसके भाई मर चुके थे, लेकिन उसे जीवित रहना था। लेकिन जाने से पहले काले कपड़े पहने नेता की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और रक्त लाल हो गईं। वह पहले इन कुछ अवरोधक युवकों का वध करेगा। क्या कुछ नए नए संप्रदाय में शामिल हुए युवा ये सोच रहे हैं कि हाथ मिलाकर वे मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? काले कपड़े पहने नेता ने उपहास किया। राक्षसी कीवी अचानक उसके शरीर के चारों ओर उमड़ पड़ी। उसी समय उसका माथा फट गया, मांस अंदर की ओर मुड़ गया, जिससे एक भयावह राक्षसी आंख प्रकट हुई। यह आंख ठंडी, धुंधली, फिर भी क्रूर और पागल थी, मानो इसमें कोई ठंडी, जिद्दी बुरी इच्छा भरी हो। उसके शरीर पर एक खूनी दानव राक्षस का भ्रम उभर आया। रक्त रंजित दुष्ट देवता के विचार तुरंत चारों ओर फैल गए। चेंगमो और यान कियानजुन का समूह क्षण भर में रक्त रंजित दुष्ट विचारों से घिर गया। उनकी दिव्य इंद्रियां भ्रमित हो गईं, उनके भाव पीड़ाग्रस्त हो गए और उनके हृदय में सांसारिक बुरी इच्छाओं के आगे झुकने और दिव्य प्रभु की ओर मुड़ने की प्रेरणा उत्पन्न हो गई, जिससे वे अपने अंगों को स्वतंत्र रूप से हिलाने में असमर्थ हो गए। गंजेपन के शिकार पुरुष ये हेयर ग्रोथ ट्रिक क्यों पसंद कर रहे हैं? मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। काले कपड़े पहने नेता ने राक्षसी कीवी में लिपटे तलवार हथियार को उठाया। चेंगमो और अन्य लोगों का सिर काटने वाला था, लेकिन अचानक रुक गया और अपना सिर एक तरफ कर लिया। बगल में मोहुआ, जो रक्त के रंग में लिपटा हुआ था, ने अपना छिपा हुआ रूप प्रकट किया। हालांकि चेंगमो और अन्य लोगों के विपरीत मोहुआ के दिव्य विचार अप्रभावित प्रतीत हुए। उसकी चमकदार क्रिस्टल सा साफ आंखें काले कपड़े पहने नेता की निगाहों से मिली। काले कपड़े पहने नेता की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके तुरंत बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। वह छिपा हुआ भयावह हत्यारा कल्टीवेटर इतना छोटा बच्चा था, और ईश्वरीय प्रभु के सर्वोच्च अधिकार के अधीन ये बच्चा कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखा रहा था? काले कपड़े पहने नेता का दिल कांप उठा। उसके माथे पर स्थित तीसरी आंख अचानक क्रोधित, मुड़ी हुई और रक्तवर्ण हो गई। चारों ओर रक्त रंजित दुष्ट विचार तीव्र हो गए, मोहुआ को घेरने लगे। फिर भी मोहुआ के दिव्य विचार आक्रमणकारी रक्त रंग के बावजूद अपरिवर्तित रहे, सभी बुराइयों के प्रति अभेद्य। काले कपड़े पहने नेता को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मोहुआ चौंका, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही हैरान थी। जिस क्षण रक्त का रंग तीव्र हो गया, उसने दिव्य आत्मा से आने वाला आकर्षण महसूस किया। अचानक ही उसने स्वयं को उस पवित्र वेदी पर बैठा पाया। उनके शरीर के चारों ओर प्राचीन आभा, असंख्य दानव नतमस्तक, स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी पूजा कर रहे थे। इस बीच ऐसा लगा जैसे कोई उनसे कह रहा हो, आपका बलिदान आ गया है, त्याग करना। कौन सा बलिदान? बलिदान कौन है? मोहुआ ने अपनी पलकें उठाईं और आगे देखा। क्या ये बलिदान काले कपड़े पहने इस नेता को संदर्भित कर रहा था, या यह उसके माथे पर तीसरी दुष्ट आंख को संदर्भित कर रहा था? जैसे ही मोहुआ की नजर उस दुष्ट आंख पर गई, वह हिंसक रूप से कांपने लगी, लगातार घूमती रही, और उसी समय दिव्य विचार जैसी एक आवाज चुभती हुई तीखी गूंजी, मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो।
मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। काले कपड़े पहने नेता के चेहरे पर भी भय का भाव दिखाई दिया। जब से ईश्वरीय प्रभु की आंख ने उसके भीतर निवास किया, उसने कभी भी ऐसी अत्यावश्यक और चिड़चिड़ी, लगभग अनियंत्रित स्थिति का सामना नहीं किया था। ऐसा विनम्र रूप से छिपा हुआ साधक दिव्य नेत्र को इतना परेशान क्यों करेगा, यहां तक कि एक निशान भी प्रकट कर देगा। डर लगना। ईश्वरीय प्रभु की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती। काले कपड़े पहने नेता ने अपनी तलवार उठाए, लेकिन उसने पहले मोहुआ को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने चेंगमो और बाकी 4 लोगों को मारने की योजना बनाई, जिनकी आंखों में खून था, ताओवादी हृदय अस्थिर था और वे प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। उन्होंने ईश्वरीय भगवान की आंख देखी थी, उन्हें मरना ही होगा। उन्होंने उसके 10 से अधिक भाइयों को मार डाला था, उन्हें भी मरना होगा। काले कपड़े पहने नेता के भीतर हत्या की मंशा जाग उठी। मोहुआ ने तुरंत इसे समझ लिया, उसकी निगाहें गंभीर हो गईं और उसने हाथ की मुहरें बनानी शुरू कर दी, ताकि उसे रोकने के लिए जल कारावास तकनीक का उपयोग किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि कोई हिल पाता, दुष्ट आंख फिर से जोर से कांप उठी। वह लाल हो गई थी, मोहुआ को गौर से घूर रही थी, और दिव्य विचार की आवाज और भी कर्कश और तीखी हो गई थी। बाकी मवेशियों को भूल जाओ, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। यहां तक कि दुष्ट आंख के ऊपर से भी खून रिस रहा था। काले कपड़े पहने नेता का चेहरा पीड़ा से मुड़ गया और उसके माथे पर लगा मांस और खून कांप उठा। उसने अब और संकोच नहीं किया और अपने दांतों को पीसते हुए राक्षसी कीवी में लिपटी अपनी आत्मा की तलवार को मोहुआ की ओर इशारा किया। दिव्य भगवान की आज्ञा से मैं इस बदमाश को अभी मार डालूंगा। मोहुआ के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि थोड़ा आश्चर्य था। एक क्षण बाद उसकी आंखें चमक उठीं, जिससे उसे एहसास का आभास हुआ। दिव्य प्रभु, आखिरकार मैंने तुम्हारी पूंछ पकड़ ली। मोहुआ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने अहंकार से कहा, मुझे मारना चाहते हो? अपनी ताकत से? काले कपड़े पहने नेता ने भौहें चढ़ाईं। मोहुआ की निगाहें ठंडी हो गईं, 2 उंगलियां तलवार की तरह जुड़ गईं, एक भयंकर और अनियंत्रित आभा उससे उठने लगी। तुम मात्र दानव पथ के भीड़, मैं तुम्हें अपने अग्नि मंत्र की शक्ति दिखाऊंगा। काले कपड़े पहने नेता मोहुआ की आभा से भयभीत हो गया और उसका दिल बैठ गया। दिखावे धोखा दे सकते हैं। ये युवक, यद्यपि युवा था, इतना अद्भुत आभा रखता था, उसके पास अवश्य ही कुछ शक्तिशाली विधियां होंगी। और ये तथ्य कि ईश्वरीय भगवान की आंख इतनी सतर्क थी, निश्चित रूप से ये दर्शाता था कि कुछ गड़बड़ थी। किसी को भी उनकी युवावस्था के कारण उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। काले कपड़े पहने नेता ने आत्मा की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया, राक्षसी कीवी को हिलाया और पूरी तरह से सतर्क हो गया। मोहुआ घमंडी लग रहा था, उसकी उंगलियां अचानक आगे बढ़ गईं और उसकी आंखों में हत्या की मंशा दिखाई दी। उल्का अग्नि निषिद्ध कला, निषिद्ध कला। काले कपड़े पहने नेता शब्दों को सुनकर बहुत हिल गया और तुरंत अपनी रक्षा के लिए सभी राक्षसी कीवी को इकट्ठा किया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद शक्तिशाली जादू के आक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला। नीचे देखते हुए काले कपड़े पहने नेता ने अपने शरीर पर हल्के नीले पानी की चमक देखी और पानी के आकार की जंजीरों ने उसे कसकर बांध रखा था। यह कोई अग्नि निषिद्ध कौशल नहीं था, बल्कि जल प्रणाली बंधन कौशल था। उसने फिर से ऊपर देखा तो पाया कि वह युवक पहले ही दूर जा रहा था और उसे एक फिसलन भरी छोटी सी आकृति दिखाई दे रही थी। काले कपड़े पहने नेता एक क्षण के लिए स्थिर खड़ा रहा, उसके हृदय में क्रोध का भाव जाग उठा, वह पूरी तरह कांप उठा। यह शापित छोटा सा कमीना, दिव्य भगवान की आंख उसके सामने थी ऐसे गंभीर क्षण में, और वह उसे मूर्ख बना रहा था। ये तो बस घृणित और पूरी तरह से बेशर्मी थी। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काले कपड़े पहने नेता की आंखें लाल थीं, उसने दांत पीसते हुए कहा। अपनी तलवार के एक झटके के साथ राक्षसी कीवी ने उसे बांधने वाली सभी जल जेल की जंजीरों को तोड़ दिया और वह मोहुआ का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसने मुड़कर चेंगमो और अन्य लोगों को देखा। उसने सोचा कि पहले उन्हें जल्दी से मार डाला जाए, लेकिन रास्ते में पानी की चमक से घिरे मोहुआ ने अपनी गति तकनीकों को और भी तेज कर दिया। यदि वह पीछा न करता और देर न करता, तो वह युवक न जाने कहां भाग जाता। काले कपड़े पहने नेता ने शैतानी कीवी में लिपटे हुए काले प्रकाश की एक लकीर में तब्दील होकर मोहुआ की ओर छलांग लगाते हुए शाप दिया। उसे डर था कि मोहुआ भाग सकता है। उन्हें यह भी डर था कि मोहुआ ताओवादी दरबार के हॉट डॉग्स से मिल सकती है।
यदि ऐसा है तो वह मोहुआ को मारने में विफल हो जाएगा, दिव्य भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करेगा और एक भयानक दिव्य दंड का सामना करेगा। काले कपड़े पहने नेता के दिल में डर पैदा हो गया और वह कांपने लगा। तो उस नौजवान को मरना ही होगा। अल्पविराम। रात में घने पहाड़ी जंगल में दो आकृतियां एक दूसरे के आगे, एक भाग रही है, दूसरी पीछा कर रही है। काले कपड़े पहने नेता ने कुछ देर तक पीछा किया और राहत की सांस ली। ये युवक उस दिशा के विपरीत भाग रहा था जहां ताओवादी दरबार के साधक थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि उस युवक की दिव्य इंद्रिय कमजोर थी, उसकी धारणा की सीमा सीमित थी, इसलिए वह दूर से आ रही सेना को नहीं पहचान सका और पहाड़ों में घबराहट में इधर उधर भाग रहा था। इससे उन्हें एक अवसर मिला। ताओवादी न्यायालय के कुत्तों के बिना सब कुछ आसान था। एक बार वह उसे पकड़ लेता तो वह उसे मार सकता था। बस एक फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण का युवा, कमजोर रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति के साथ, जो केवल कुछ घृणित मंत्र जानता था और घात लगाने के लिए छाया में छिपना पसंद करता था। अब जब उसने दिव्य नेत्र खोल लिया था और दिव्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था, तो वह अपनी गुप्तता को देख सकता था। उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कुछ घृणित मंत्रों और कपटपूर्ण तरीकों के अलावा जब तक कोई सतर्क रहे तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये युवक पंख होने पर भी नहीं बच सकता। काले कपड़े पहने नेता ने ठंडे स्वर में उपहास किया और अपनी चाल की गति बढ़ा दी तथा मोहुआ का पीछा करने लगा। मोहुआ का शरीर उन्मत्त लग रहा था, मानो उसे डर हो कि वह पकड़ा जाएगा। वह बेतहाशा आगे की ओर भाग रहा था, यहाँ तक कि कुछ हद तक घबराया हुआ भी दिखाई दे रहा था। उसका भागने का रास्ता काफी अजीब था और जितना दूर वह भागता गया उतना ही अनिश्चित होता गया। शुरुआत में कुछ स्पष्ट पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए उसने पाया कि उसका पीछा इतनी बारीकी से किया जा रहा है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। वह उबड़-खाबड़ रास्तों, उजाड़ घाटियों और शांत जंगलों से गुजर रहा है। काले कपड़े पहने नेता की नज़र में यह मृत्यु की इच्छा के समान था। पीछा जारी रहा। रात स्याही की तरह मोटी थी, चांद बर्फ की तरह ठंडा था। अनिश्चित समय तक भागने के बाद मोहुआ अंततः एक पहाड़ी घाटी में फंस गया, जो तीन तरफ से घिरी हुई थी और सूखी लकड़ियों से भरी हुई थी। काले वस्त्र पहने नेता ने अपनी आत्मा तलवार को झटका, जिससे राक्षसी क्यूई में लिपटा एक बार मोहुआ की ओर तेजी से चला। मोहुआ की आकृति में जल छाया की चमक थी, जिससे वह हमले से बाल बाल बच गया, लेकिन वह हौंफता हुआ जमीन पर गिरा और काफी अस्त व्यस्त दिखाई दिया। काले कपड़े पहने नेता ने व्यंग्यपूर्वक कहा, भागते रहो, क्यों नहीं? मोहुआ का चेहरा पीला पड़ गया, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? काले कपड़े पहने नेता मोहुआ के करीब आया, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। दिव्य भगवान तुम्हें मरना चाहते हैं, तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोहुआ कदम दर कदम पीछे हटता रहा और भयभीत होकर पूछता रहा, क्या साधकों का अपहरण भी दिव्य भगवान के आदेश से होता है? काले कपड़े पहने नेता कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अंततः उसने अपनी जुबान बंद कर ली। इसके बजाय उसने ठंडी आवाज में कहा, आप इस ज्ञान के लायक नहीं हैं। वह बड़े बड़े डग भरता हुआ आगे बढ़ा। मोहुआ पीछे हटते हुए घबराहट से कहता रहा, और करीब मत आओ। काले वस्त्र पहने नेता की दिव्य भावना बर्फीली थी, उसकी तलवार राक्षसी क्यूई से गहराई तक भरी हुई थी। उसने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया, मोहुआ की गतिविधियों पर नजर रखी और मोहुआ के भागने के रास्ते कदम दर कदम रोके उस पर हमला किया। मोहुआ की आंखें भयभीत हिरण की तरह थीं, उसकी अभिव्यक्ति देखने में दयनीय थी। लेकिन इससे काले कपड़े पहने नेता की हत्या करने की ठंडी मंशा पर कोई असर नहीं पड़ा। ये देखकर कि वह गिर गया है और कोई रास्ता नहीं बचा है, मोहुआ ने दांत पीसते हुए कहा, जरा भी करीब आओ और मैं। काले कपड़े पहने नेता ने पहले ही अपनी तलवार उठा ली थी, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? मोहुआ के चेहरे से भय का भाव गायब हो गया, उसकी आंखें स्पष्ट और गहरी हो गईं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। काले कपड़े पहने नेता अचानक चौंक गया और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अपनी आंख के कोने में उसने अपने पैरों के पास एक लौ की झलक देखी। परिचित आभा, परिचित संरचना। इस बार काले कपड़े पहने नेता बचना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वहां बहुत पहले से ही बहुत सारे फॉर्मेशन पैटर्न तैयार कर दिए गए थे, जिससे बचने का कोई मौका नहीं था। गठन शुरू हो गया था। संरचना पैटर्न की रेखाएं चमकदार लाल रंग में चमक रही थीं, आपस में जुड़ रही थीं और कई अग्नि संरचनाएं बना रही थीं।
इससे पहले कि काले कपड़े पहने नेता कुछ और सोच पाता, संरचना पूरी हो चुकी थी और तुरंत विस्फोट हो गया। आग की लपटें फूट पड़ी, लपटें ऊंची उठ रही थीं। लगातार गड़गड़ाहट के साथ काले कपड़े पहने नेता पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गया। संरचना के विस्फोट से उत्पन्न अग्नि की आध्यात्मिक शक्ति ने घाटी में उत्पात मचाया। लेकिन मोहुआ के पास कहीं भी आने वाली लपटें तुरंत दूर हट जातीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे संरचना के स्वामी को नाराज करने के लिए अनिच्छुक थीं। मोहुआ एक तरफ खड़ा था, उसकी पुतलियां आग की रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह चुपचाप काले कपड़े पहने नेता को आग की लपटों में जलते हुए देख रहा था। लगभग 1 दर्जन क्षणों के बाद आग शांत हो गई। धुआं छट गया और काले कपड़े पहने नेता का आकार दिखाई देने लगा। उनका शरीर आग के विस्फोट के कारण लगी चोटों से भरा हुआ था, झुलसने के निशानों से ढका हुआ था तथा उनका नकाबपोश दुपट्टा जलकर नष्ट हो गया था, जिससे उनके नीचे छिपा चेहरा दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा काफी युवा था। यद्यपि आग से दाग लग गया था, फिर भी अस्पष्ट रूपरेखा अभी भी दिखाई दे रही थी। मोहुआ उसे पहचान नहीं पाया, इसलिए उसे उसका चेहरा कुछ अजीब लगा। काले कपड़े पहने नेता ने सहज रूप से अपने हाथ से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस करते हुए कि मोहुआ ने उसे बहुत देर से देखा था, उसने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश छोड़ दी। अपना असली चेहरा उजागर होने के बाद काले कपड़े पहने नेता विरोधाभासी रूप से शांत हो गया। उसने मोहुआ को ठंडेपन से देखा। इस बार तुम सचमुच बर्बाद हो। मोहुआ ने आह भरी, तुमने यह बात बहुत बार कही है, इससे मेरे कानों में छाले पड़ गए हैं। बोलने के बाद मोहुआ ने अफसोस के साथ कहा, मुझे अपनी मौत के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम लगभग मर ही गए थे। काले कपड़े पहने नेता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसके मुंह से ताज़ा खून निकल आया। ये बच्चा बहुत घमंडी है। फिर भी उसी समय वह आंतरिक रूप से कांप रहा था और पूरी तरह से उलझन में था। काले कपड़े पहने नेता ने मोहुआ को कड़ी नजर से देखा, तुमने फॉर्मेशन कब बनाया था? मुझे न तो कोई फॉर्मेशन फ्लैग दिखाई दिया और न ही कोई एरे प्लेट। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। काले कपड़े पहने नेता उस मनमोहक तथा साथ ही कष्टप्रद अभिव्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सका और राक्षसी ख्यूई के साथ अपनी तलवार लहराते हुए मोहुआ पर टूट पड़ा। उसी समय उसके हृदय से एक अधिक तीव्र राक्षसी ख्यूई प्रवाहित हुई। इस राक्षसी ख्यूई ने उसके शरीर में विलय कर उसके घावों को भर दिया तथा उसकी शिरोबिंदुओं से प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक शक्ति को प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे ही काले कपड़े पहने नेता ने अपनी तलवार उठाए, उसकी गंभीर चोटों के कारण उसकी चाल कुछ अजीब हो गई। लेकिन राक्षसी ख्यूई के विद्रोह के बाद उसकी आभा हिंसक रूप से बढ़ गई, उसकी गति बढ़ गई और उसकी तलवार चाल की शक्ति मजबूत हो गई। तलवार के ब्लेड के चारों ओर राक्षसी ख्यूई अधिक तीव्र हो गई। वह हताश होकर लड़ रहा था। अपनी आदिम राक्षसी ख्यूई का उपयोग करते हुए इस दुस्साहसी युवक को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तलवार ख्यूई छेद रही थी, राक्षसी ख्यूई उग्र थी, मोहुआ को मौत के घाट उतारना चाहती थी। लेकिन जब भी तलवार ख्यूई और राक्षसी ख्यूई ने मोहुआ पर हमला करने की धमकी दी, तो वह हमेशा बाल की दूरी से बच निकला। काले कपड़े पहने नेता तेज था, मोहुआ उससे भी तेज था। यह पानी को चीरती हुई तलवार के समान था। मोहुआ पानी के साथ एक हो गया, हमेशा तलवार की धार से दूर होता रहा। काले कपड़े पहने नेता स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे। झांग परिवार का जलमार्ग। उसने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया, नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। पानी से गुजरने वाली सीढ़ी इतनी नाजुक और अजीब नहीं है। काले कपड़े पहने नेता ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तभी उसके पैरों के नीचे आग की एक चमक चमक उठी। काले कपड़े पहने नेता भयभीत पक्षी की तरह उछलकर दूर चला गया। इसके बाद फॉर्मेशन पैटर्न एक साथ जुड़कर फॉर्मेशन का निर्माण करने लगे और एक पल में ही विस्फोट हो गया। हालांकि यह आकार लेने की गति तेज थी, फिर भी यह बहुत ही विशिष्ट था। पहले ही 2 बार बमबारी हो चुकी थी। काले कपड़े पहने नेता सतर्क था और किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। फॉर्मेशन ने उसे नहीं मारा। संपर्क